एक बार फिर ये साबित हो गया है कि कैसे भारत में पीएम मोदी का डंका बज रहा है और जो लोग वोट चोरी का आरोप लगाकर पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वो कैसे औंधे मुंह गिर रहे हैं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट से भी विपक्ष और उनके समर्थकों के लिए बुरी खबरें आ रही हैं। विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट की आड़ में बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब उनकी दाल नहीं गल रही। सुप्रीम कोर्ट से ये क्या खबर आई है बताएंगे आपको। उससे पहले बता दें कि कैसे बड़ी बड़ी बातें करने वाला विपक्ष बीजेपी और एनडीए के सामने सरेंडर कर चुका है। महाराष्ट्र नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। इन चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि शिवसेना यूबीटी को 5वां स्थान मिला है। ये परिणाम महाराष्ट्र में बीजेपी के मजबूत पकड़ को दर्शाता है और आगामी चुनावों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। एक बार फिर महाराष्ट्र में विपक्ष का सूपड़ा साफ हो चुका है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जितनी सीटें एकनाथ शिंदे अकेले जीते, उतनी सीटें तो एमवीए मिलगाकर भी नहीं जीत पाई। ऐसे में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी को जनता भाव भी नहीं दे रही। महाराष्ट्र के लोगों ने बता दिया है कि वो मजबूती से पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी ने कहा है कि महाराष्ट्र विकास के साथ मजबूती से खड़ा है। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में भाजपा और महायुति को आशीर्वाद देने के लिए महाराष्ट्र की जनता का मैं आभारी हूं। ये जन केंद्रित विकास के हमारे दृष्टिकोण में विश्वास को दर्शाता है। हम राज्य भर में प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं जमीनी स्तर पर उनकी कड़ी मेहनत के लिए भाजपा और महायुति कार्यकर्ताओं की सराहना करता हूं। दर्शकों, महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी और एनडीए की जबरदस्त जीत से आप दर्शक खुश हैं तो कमेंट में यस करें और पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग मजबूती से पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। इस खबर में हम आपको आगे बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे कांग्रेस और विपक्ष के लोग चौतरफा घिर गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से क्या बड़ी खबर आई है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। दर्शकों, सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक इन दिनों #सेव अरावली का मुद्दा चर्चा में है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में अरावली रेंज को ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये विवाद सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से शुरू हुआ और इसे लेकर लोगों के अपने तर्क हैं, तो वहीं सरकार का भी अपना पक्ष है। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली रेंज इन दिनों खूब चर्चा में है। ऐसे में अब केंद्र सरकार ने उन रिपोर्ट्स को खारिज किया जिनमें कहा गया था कि अरावली की परिभाषा ही बदल गई है ताकि बड़े पैमाने पर खनन की अनुमति दी जा सके। सरकार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस क्षेत्र में नए खनन लीज पर रोक लगाई हुई है। मामले में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी वाली नई परिभाषा के अनुसार अरावली क्षेत्र का 90% से ज्यादा हिस्सा सुरक्षित क्षेत्र में आएगा। वहीं कांग्रेस एक नए विवाद में घिर गई है। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की पत्नी कोटा नीलिमा ने लोकप्रिय OSINT हैंडल द हॉक आई चलाने वाले स्वतंत्र रिसर्चर को चेतावनी दी। साल 2023 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव हार चुकी कोटा नीलिमा ने रिसर्चर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है। कोटा नीलिमा की ये कार्रवाई द हॉक आई द्वारा कांग्रेस पर विदेशी फंडिंग वाले नेटवर्क का नेतृत्व के आरोप लगाने पर सामने आई। कोटा ने एक ट्वीट में यह दावा किया कि इस थ्रेड में जांच के नाम पर फैलाई जा रही इस मानहानिकारक बकवास से मैं स्तब्ध हूं। ये जानबूझकर फैलाया गया झूठ है जिसे मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्रकाशित किया गया है। इसमें कही गई हर बात झूठी और दुर्भावनापूर्ण है। उन्होंने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए आगे लिखा कि लेखक, प्रकाशक और जानबूझकर इसे प्रसारित करने और फैलाने वाले सभी लोगों के खिलाफ तुरंत आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा रही है। कानून के तहत सभी को कड़ी सजा दी जाएगी। दरअसल शनिवार को द हॉक आई ने 20 ट्वीट्स का एक थ्रेड पोस्ट किया जिसमें कांग्रेस पार्टी विदेशी फंडिंग और अमेरिका और इस्लामी कट्टरपंथी द्वारा नियंत्रित मीडिया नैरेटिव तंत्र के बीच संबंध का विस्तार से उल्लेख किया गया था। इस पूरे थ्रेड में मुख्य चेहरा कोटा नीलिमा का था, जो दिल्ली स्थित प्रोटो नाम की कंपनी से जुड़ी हुई हैं। OSINT रिसर्चर के अनुसार प्रोटो ये तय करती है कि किन भारतीय पत्रकारों को अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से फंडिंग मिल सकती है। इसी को लेकर पवन खेड़ा की पत्नी भड़क गई हैं। वहीं शुक्रवार को संपन्न हुए संसद के शीतकालीन सत्र ने भारत की राजनीति में 2 बड़े बदलावों की ओर संकेत दिया। पहला तो ये कि साल 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की सीटें घटने पर
अगर लग रहा था कि पीएम मोदी कमजोर हुए हैं तो इस सत्र ने इस भ्रम को दूर कर दिया। बीजेपी सरकार को लगभग उसी तरह से चला रही है जैसे पिछली 2 बार से चला चुकी थी। दूसरा बदलाव मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। सत्र के शुरुआती हिस्से के बाद से प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस और सहयोगी दलों को फ्रंट से लीड किया है और राहुल गांधी इसमें साइडलाइन होते नजर आए हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को कोई बड़ी जिम्मेदारी तो नहीं देने जा रही। दर्शकों, जी राम जी पर कांग्रेस ने अपना रुख साफ करते हुए मोदी सरकार से आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी इसको लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वही सियासी चाल चलते हुए एक संसदीय समिति के प्रमुख कांग्रेस के एक सांसद ने 29 दिसंबर को एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में वीबी जी राम जी पर चर्चा होगी और इसकी तुलना यूपीए के समय के मनरेगा से की जाएगी। इस कदम को जी राम जी को लेकर राजनीतिक लड़ाई का बढ़ावा माना जा रहा है, जिस पर सत्ताधारी एनडीए के सदस्यों ने विरोध जताया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर बनी स्थायी समिति के एजेंडे में ग्रामीण विकास मंत्रालय से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण पर जानकारी लेना शामिल है। साथ ही इसकी तुलना मनरेगा से की जाएगी। इस समिति के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का हैं। वहीं बीजेपी सदस्यों का मानना है कि जी राम जी की तुलना यूपीए काल की योजना से करने का कदम जानबूझकर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए उठाया गया है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इस नए कानून की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फिर गया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी को बढ़ाकर प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिन कर दिया गया है। पहले ये 100 दिनों का ही था। ये बिल सशक्तिकरण, समावेशी विकास पहलों के समन्वय और व्यापक स्तर पर विवरण को बढ़ावा देता है, जिससे एक समृद्ध, लचीले और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की नींव मजबूत होती है। विकसित भारत जी राम जी 2025 चले आ रहे मनरेगा कानून की जगह लेगा। सरकार ने इसे लेकर कहा है कि पिछले 2 दशकों में ग्रामीण भारत की आर्थिक स्थिति, डिजिटलीकरण और कनेक्टिविटी में भारी बदलाव आया है। ऐसे में पुराने ढांचे में सुधार के बजाय एक नया वैकल्पिक ढांचा जरूरी था। ये नया बिल ग्रामीण रोजगार को विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़ता है। इसका उद्देश्य केवल गड्ढे खोदना नहीं, बल्कि टिकाऊ बुनियादी ढांचा तैयार करना है। दर्शकों, राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेता इस नए कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन विकसित भारत जी राम जी से मजदूरों को जबरदस्त फायदा होने वाला है। पहले जहां मनरेगा के तहत 100 दिनों के काम की गारंटी मिलती थी, वहीं अब 125 दिनों का रोजगार मिलेगा। वहीं किसानों को भी बड़ा लाभ होगा। इसके तहत राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वो बुआई और कटाई के मौसम को ध्यान में रखते हुए साल में 60 दिन तक कार्य रोकने की अवधि तय कर सकेंगे। इससे खेती के पीक सीजन में किसानों को मजदूरों की कमी नहीं होगी। मजदूरों को भी फायदा होगा कि वे खेती के मौसम में खेतों पर काम कर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे और बाकी समय विकसित भारत जी राम जी के तहत रोजगार पा सकेंगे। इससे दोनों वर्गों की आय में संतुलन बनेगा। केंद्र सरकार के मुताबिक विकसित भारत जी राम जी बिल के द्वारा मनरेगा की ढांचागत कमियों को दूर किया जाएगा। इसके तहत होने वाले सभी कार्यों को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक में शामिल किया जाएगा, जिससे गांव में होने वाले विकास कार्य एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के तहत संचालित होंगे। इससे टिकाऊ और दीर्घकालिक परिसंपत्तियों का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। दर्शकों, इस नए कानून की वजह से अब गरीबों को 100 की जगह 125 दिन का रोजगार मिलेगा, लेकिन फिर भी राहुल गांधी और विपक्ष के लोग इसे गरीब विरोधी बता रहे हैं। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि बोलने की आजादी का अधिकार असीमित नहीं है। शीर्ष अदालत ने बेंगलुरु के सीए के छात्र को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पैरोडी अकाउंट जवाहरलाल नेहरू सटायर के जरिए प्रधानमंत्री और उनकी मां से जुड़ी अपमानजनक पोस्ट करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपित राहत के लिए गुजरात हाई कोर्ट का रुख कर सकता है। अदालत ने कहा कि जो लोग बोलने की आजादी का गलत इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कोर्ट द्वारा विवेकाधीन राहत नहीं दी जा सकती। अदालत ने अहमदाबाद पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही जांच में शामिल होने के लिए अग्रिम जमानत या गिरफ्तारी से सुरक्षा देने के अनुरोध को भी मानने से इनकार कर दिया। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने की।
बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जिन अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है उसके लिए उनमें कोई पछतावा या अफसोस नजर नहीं आता। वहीं आरोपित के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने सिर्फ एक पोस्ट पर सवाल पूछा था जिसे उन्होंने खुद नहीं बनाया था। वकील ने यह भी कहा कि इस वजह से उन पर महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गुजरात पुलिस बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए उनके घर गई और बेंगलुरु पुलिस स्टेशन में उन्हें हिरासत में ले लिया। आरोपी छात्र के वकील ने आगे कहा कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दे रही है। छात्र जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा चाहिए। वहीं चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि आपको उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए अपमानजनक शब्दों के लिए कोई पछतावा या खेद नहीं है। इस पर वकील ने कहा कि वो एक सिर्फ छात्र है और अपनी पोस्ट के लिए पछता रहा है। उसने सुप्रीम कोर्ट से उसे गिरफ्तारी से बचाने की गुहार लगाई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि बोलने की आजादी के अधिकार का दुरुपयोग करने वाले याचिकाकर्ता को अदालत से विवेकाधीन राहत नहीं मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि 7 नवंबर को अहमदाबाद के एक निवासी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपित ने प्रधानमंत्री और उनकी मां के खिलाफ अपमानजनक सामग्री पोस्ट की, जिससे उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश की गई। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और पूछताछ के लिए बेंगलुरु गई। दर्शकों, विपक्ष के समर्थक सोशल मीडिया पर हदें पार करते हुए पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करते हैं और जब कार्रवाई होने लगती है तब बोलने की आजादी पर प्रहार कहने लगते हैं। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। विपक्ष और कांग्रेस के समर्थक राहुल गांधी के भरोसे हैं, लेकिन उनकी बातों का असर जनता के बीच नहीं हो रहा है। हर तरफ से राहुल गांधी के लिए बुरी खबर आ रही है। एक बार फिर कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो वहीं बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल करके राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों की हवा निकाल दी है। एक तरफ तो राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता कांग्रेस को नकार रही है और बीजेपी को चुन रही है, जिससे देश के भीतर साफ संदेश जा रहा है कि राहुल गांधी के आरोपों में कोई दम नहीं है। वहीं राहुल गांधी वोट चोरी का सिर्फ आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके पास सबूत है, लेकिन वो ना तो कोर्ट जा रहे हैं और ना ही हलफनामा दे रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अगर उनके पास सबूत है तो कोर्ट जाए, लेकिन वो कोर्ट नहीं जा रहे हैं। वहीं अब बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल करके कांग्रेस का सफाया कर दिया है। दर्शकों, महाराष्ट्र में बीजेपी का जलवा बरकरार है। महाराष्ट्र की 286 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव में रविवार सुबह 10 बजे वोटों की गिनती शुरू हो गई थी। शाम तक आए परिणामों में अधिकतर सीटों पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और महायुति गठबंधन ने राज्य भर में शानदार बढ़त हासिल की है। वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी को राज्य भर में नंबर 1 पार्टी बनने के लिए वोटरों को धन्यवाद दिया है। महाराष्ट्र में आए 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के परिणामों ने महायुति को राज्य की अविवादित शक्ति बना दिया है। कुल 288 निकायों में से महायुति ने 215 पर कब्जा किया है, जिसमें बीजेपी 129, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 51 और अजित पवार की एनसीपी 35 निकायों के साथ अग्रणी है। इसके विपरीत महाअघाड़ी गठबंधन मात्र 51 निकायों पर सिमट गई है, जिसमें कांग्रेस ने 35, उद्धव ठाकरे की शिवसेना 9 और शरद पवार की एनसीपी 7 सीटें ही जीत सकी। वहीं महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में भारी जीत पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 129 शहरों के नगर अध्यक्ष बीजेपी चुने गए हैं। 75% नगर अध्यक्ष महायुति के हैं। मोदी जी की सकारात्मकता और हमारे नेता अमित शाह जी, नड्डा जी, नवीन जी ने हम पर जो विश्वास जताया वो हम सार्थक कर सके, इसका आनंद है। उन्होंने कहा कि पहली बार मैंने किसी नेता पर पार्टी पर टीका टिप्पणी नहीं की, आरोप नहीं किए, अपनी योजना बताई, 100% सकारात्मक प्रचार किया, उसका हमें लाभ मिला, लोगों ने मुहर लगाया। महानगर पालिका के चुनाव में इससे भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने बीजेपी पर इतना भरोसा दिखाने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। वो बीजेपी के राज्य कार्यालय में आयोजित विजय उत्सव में बोल रहे थे। बीजेपी की जीत का जश्न ढोल बजाकर, फूल फेंककर और मिठाइयां बांटकर मनाया गया। दर्शकों, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे और लोगों के बीच वोट चोरी को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस चुनाव में भी कांग्रेस की करारी हार हुई है और बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। वहीं राहुल गांधी एसआईआर पर भी निशाना साध रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने असम के 2 दिवसीय दौरे में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया और उनका संरक्षण किया।
अब जब उनकी पहचान करके देश से बाहर करने के लिए एसआईआर की जा रही है तो वो उसका विरोध कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी असम की पहचान और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कुल मिलाकर देखें तो विपक्ष के लोग अब हर तरफ से घिरते जा रहे हैं और उनकी राजनीति देश के सामने एक्सपोज हो गया है। इसलिए विपक्ष की हार हो रही है और बीजेपी की जीत। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें